everyone, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law Ed channel. In this video, we are going to discuss the Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023. As you all know, AIBE 19 के सिलेबस में एक मेजर चेंज किया गया है और तीनों नए क्रिमिनल लॉज को ऐड कर दिया गया है। आपका एक फायदा रहता है कि आपको परमिशन मिली हुई है कि आप बैरेक्ट ले जा सकते हैं एग्जाम में, तो हमें नए क्रिमिनल लॉज के बैरेक्ट का भरपूर इस्तेमाल करना है और एक भी क्वेश्चन गलत कर नहीं आना है। और मेरा ये उद्देश्य है कि मैं बैरेक्ट से आपको पढ़ाऊं जिससे आप लोकेट कर पाए कीवर्ड्स को, हाईलाइट कर पाए एसेंशियल्स को। इन सारी चीजों पर आप ध्यान रखिएगा। जहां भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, जो भी बातें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो सारी चीजें आप अपने बैरेक्ट में लिख लीजिएगा। वो सारे कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो जब एग्जाम में आप नए क्रिमिनल लॉज की बैरेक्ट लेकर जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाने वाला है आंसर्स को खोजना। और मैं बता दूं कि अपने इस चैनल पे मैं ऑल इंडिया बार एग्जाम का टोटल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाली हूँ। इसीलिए जिन भी बच्चों को ऑल इंडिया बार एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सिलेबस कंप्लीट करने में, PYQs करने में, या MCQs उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, या MCQs सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, या किस तरह से तैयारी करें, हर एक बात मैं अपने इस YouTube चैनल पर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अभी तक मैंने हिंदू लॉ पढ़ा दिया है, इसके बाद हम मुस्लिम लॉ भी करेंगे और बाकी जितने भी सिलेबस हैं हमारे एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उन सारे चीजों को मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। एज यू ऑल नो, इट हैज रिप्लेस्ड द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। जहां पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट हम पढ़ा करते थे उन जगहों पर अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहली बात, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, दिस इज द 47th एक्ट ऑफ 2023। इस तरह के क्वेश्चंस जैसे एक्ट नंबर होते हैं, इन्फोर्समेंट डेट होती है, ये सारे क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गए हैं बिकॉज ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन अब थोड़े से डेड एरियाज ये हो चुके हैं। लेकिन जब ये न्यू क्रिमिनल लॉज आए हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये सारे क्वेश्चंस भी हमारे लिए एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो मैं कुछ बेसिक बातें बता देती हूँ। पहली बात कि अगर आपसे एक्ट नंबर पूछा जाए तो बैरेक्ट में सबसे ऊपर इस जगह पर दिया रहता है एक्ट नंबर, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का एक्ट नंबर है 47 ऑफ 2023। अगर इस एक्ट की अडॉप्शन डेट हम बात करें तो 25 ऑफ दिसंबर 2023 है, एंड इन्फोर्समेंट डेट की अगर हम बात करें तो 1 ऑफ जुलाई 2024। इन्फोर्समेंट डेट एंड अडॉप्शन डेट अलग अलग होती है, आप ध्यान रखिएगा। इस एक्ट में टोटल 4 पार्ट्स हैं। एविडेंस एक्ट में हमारे पास 3 पार्ट थे, ओके, एंड इसमें हमें 4 पार्ट्स मिलते हैं, 12 चैप्टर्स मिलते हैं एंड टोटल 170 सेक्शंस मिलने वाले हैं। मैं हर एक वर्ड को हाईलाइट नहीं करने वाली हूँ, हर एक टॉपिक को, एक वर्ड को मैं फोकस करके हर एक चीज नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 1 महीने बच गए हैं और 1 महीने में हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला, आई कैन अश्योर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, ये जो एरिया होता है ना, इसे हम बोलते हैं प्रियम्बल या ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये होता है, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस एक्ट का। अगर आप इस एरिया को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये एक्ट या अधिनियम क्या कहना चाह रहा है। तो अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है टू कंसोलिडेट करना, मतलब एक जगह एकत्रित करना, एंड टू प्रोवाइड फॉर जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस फॉर ट्रायल। ट्रायल के लिए हमें जनरल रूल्स मिलते हैं, प्रिंसिपल्स मिलते हैं। किन चीज के जनरल रूल और प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं? तो एविडेंस के जनरल रूल्स मिल रहे हैं, ओके। तो हमें ये एक्ट क्या करेगा? हमें कंसोलिडेट करके देगा सारी चीजों को जो कि एविडेंस से रिलेटेड है, और हमें ये जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स बताता है जिनका हम इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर द फेयर ट्रायल। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट। इसके बाद हम पार्ट 1 में आ रहे हैं। सबसे पहली बात, ये सेक्शन तो आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज वेरी इजी। ये सारे सब्जेक्ट में, सारे बैरेक्ट्स में एक ही रहता है, शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। तो शॉर्ट टाइटल इसका हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। एप्लीकेशन की हम बात करें तो ये सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है, किसी भी कोर्ट के, जिसमें कोर्ट मार्शल्स भी शामिल होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन हो जाएगा, एफिडेविट। एफिडेविट्स पर ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, और ना ही ये आर्बिट्रेटर्स पर अप्लाई होता है, ठीक है। एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, नोटेड डाउन।
एप्लीकेशन पूछा जाएगा तो ये कोर्ट पर अप्लाई होते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होते हैं, कोर्ट मार्शल्स पर अप्लाई होते हैं। कहाँ अप्लाई नहीं होते हैं? तो दो जगहों पर अप्लाई नहीं होते हैं, ना ही एफिडेविट्स पर अप्लाई होंगे, ना ही आर्बिट्रेटर के प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होंगे। ठीक है, अब इसकी इन्फोर्समेंट डेट की हम बात करें तो 1 जुलाई 2024 बता दिया मैंने। Now comes the definition clause. This is an important section for us. डेफिनेशन क्लॉज में पहला डेफिनेशन मिलता है हमें कोर्ट का। तो कोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएगी? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, कोर्ट इंक्लूड्स व्हाट? ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे कि जजेस हैं, मैजिस्ट्रेट्स हैं, सारे पर्सन हैं जो कि लीगली ऑथराइज हैं एविडेंस लेने के लिए। लेकिन क्या इंक्लूड नहीं है? तो आर्बिट्रेटर्स इंक्लूड नहीं होते हैं कोर्ट की डेफिनेशन में। याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। क्या क्या चीजें कोर्ट में शामिल है? तो जजेस, मैजिस्ट्रेट और सारे पर्सन जिन्हें ऑथराइज किया गया है, लेकिन आर्बिट्रेटर्स को हम शामिल नहीं करते हैं। नाउ कम्स द कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कोई भी ऐसा फैक्ट जिसे डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो तो कंक्लूसिव प्रूफ है, और जो कंक्लूसिव प्रूफ रहता है उस पर कोर्ट हमें परमिशन नहीं देती है कि हम एविडेंस दे पाए डिसप्रूव करने के लिए। ओके, नाउ कम्स वर्ड डिसप्रूव। डिसप्रूव का मतलब ऐसी चीज होती है कि कोर्ट या तो बिलीव कर रहा है कि वो चीज या वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, या उसकी नॉन एग्जिस्टेंस को इतना प्रोबेबल मान रहा है कि जो प्रूडेंट पर्सन इतना प्रोबेबल मान रहा है कि उस नॉन एग्जिस्टेंस वाली चीज पर वो कोई एक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, नाउ कम्स द वर्ड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी मैटर जो कि एक्सप्रेस किया हुआ या डिस्क्राइब किया गया है। तीन तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। डॉक्यूमेंट में ये तीन चीजें शामिल होती है, यही तीन वर्ड आपको याद रखने हैं, लेटर्स, फिगर्स एंड मार्क्स। ठीक है, अब नई चीज इसमें ऐड कर दी गई है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी हम शामिल रखने वाले हैं। डॉक्यूमेंट की इलस्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइटिंग एक डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं, लिथोग्राफ या फोटोग्राफ कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट है। मैप या प्लान डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन अगर है किसी मेटल प्लेट पे या किसी स्टोन पर तो उसे हम डॉक्यूमेंट मानेंगे। किसी कैरिकेचर को हम डॉक्यूमेंट मानेंगे। ये सारे इलस्ट्रेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं यहाँ। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सी दिस इज द न्यू इलस्ट्रेशन जिसे ऐड करा गया है, इसलिए इस पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं ईमेल में, सर्वर लॉग्स में, ये सारी चीजें भी डॉक्यूमेंट होती है। जो हम लैपटॉप, स्मार्टफोन, वेबसाइट, ये सारी चीजें जितनी भी डिजिटल चीजें होती है या इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, दीज आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट। ठीक है, नाउ कम्स एविडेंस। तो 2 के 1 के ई में एविडेंस दिया हुआ। सी एक और चीज का आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जा रहा है, ठीक है, हम कोर्ट की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ रहे हैं, तो आप सेक्शन 2 के क्लॉज 1 में कोर्ट है अगर बोल दिए तो दिस विल बी द करेक्ट गलत रॉन्ग आंसर। व्हाई? बिकॉज 2 के क्लॉज 1 के क्लॉज ए में कोर्ट की डेफिनेशन दी है। ठीक है, 2(1)(a, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चों से ये गलतियां होती है। दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, 2 के ए में कोर्ट की डेफिनेशन है या 2(1)(a में डेफिनेशन है। अब हम एविडेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। 2(1) के ई में दी हुई है। ठीक है, 2(1)(e) में तो एविडेंस जो होते हैं सारे ओरल एविडेंस आ जाते हैं एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ जाएंगे। ओरल एविडेंस ऐसे जिसे हम बोलकर कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिटन फॉर्मेट में देते हैं, और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो एविडेंस दो तरह से डिवाइडेड है, याद रखिएगा, एक है ओरल एविडेंस एंड दूसरा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नेक्स्ट कम्स फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है, फैक्ट के भी आपको सारे वर्ड ध्यान में रखने हैं। फैक्ट मतलब कोई भी थिंग हो सकता है, स्टेट ऑफ थिंग्स हो सकता है, रिलेशन ऑफ थिंग्स हो सकता है, विच इज केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, जिसे हम सेंस से अपने परसीव कर सकते हैं। ठीक है, वो किसी भी मेंटल कंडीशन को जिसका कोई पर्सन कॉन्शियसली जिसे पर्सन समझ पा रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज मेंटल कंडीशन, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट। ठीक है, तो फैक्ट हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल फैक्ट जिसे हम सेंस से परसीव कर रहे हैं, एंड दूसरा हो गया मेंटल फैक्ट। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन एक बार आप ध्यान दे दीजिएगा, दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन अ सर्टेन प्लेस इज अ फैक्ट।
क्योंकि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है। बोला गया था कि आपको सेंस से अपने परसीव करना है, तो हमारे सेंसेस, आईज भी तो हमारे सेंस हैं। तो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं कि सर्टन ऑब्जेक्ट हैं जो कि अरेंज किए हुए हैं सर्टन ऑर्डर में किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो दैट इज अ फैक्ट। दूसरी बात, किसी पर्सन ने कोई चीज देखा या सुना, हर्ड और सॉ समथिंग, ये भी एक फैक्ट हो गया, क्योंकि इसे भी हम अपने सेंस से परसीव कर पा रहे हैं। तीसरी बात, पर्सन ने कोई बात कही, ठीक है, ही सेड सर्टन वर्ड्स, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट, ठीक है, कि उसमें, क्योंकि उसमें हमने मुंह का इस्तेमाल किया बोलने पर, तो वो भी हमारे सेंसेस में काउंट होते हैं। इसके बाद दैट अ पर्सन होल्ड सर्टन ओपिनियन, कोई भी पर्सन सर्टन ओपिनियन फॉर्म कर रहा है कि कोई उसकी सर्टन इंटेंशन है या फिर वो गुड फेथ में कोई चीज कर रहा है, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है एज अ फैक्ट, क्योंकि हम या तो हम कॉन्शियस, अपने कॉन्शियस में ये चीज कर रहे हैं, मतलब मेंटल कंडीशन के द्वारा हम ओपिनियन दे रहे हैं, या फिर पर्टिकुलर सेंसेशन हो रहा है हमें, तो दैट इज परसीव्ड बाय सेंसेस, तो ये सारी चीजें फैक्ट हो जाती है। नेक्स्ट कम फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का सिंपल सा मीनिंग होता है अ मैटर विच इज डिस्प्यूटेड। कोई भी मैटर अगर डिस्प्यूटेड है, मतलब एक पार्टी असर्ट कर रही है, दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है, ठीक है, तो दैट इज इशू। एक पार्टी हाँ बोल रही है, एक पार्टी कह रही है कि दिस बुक इज माइन, दूसरी पार्टी कह रही है नहीं दिस इज माइन, तो ये मैटर इन डिस्प्यूट हो गया, इसे हम फैक्ट इन इशू बोलते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट था। नाउ कम्स इलस्ट्रेशन, तो फैक्ट इन इशू के इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हैं। ए ने कॉज कर दिया बी की डेथ, दिस इज अ फैक्ट इन इशू, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि क्या ए ने सच में बी की डेथ कॉज करी है, क्या ए की इंटेंशन थी बी की डेथ कॉज करने की। तीसरी बात, ए ने क्या रिसीव किया था सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन फ्रॉम बी, हो सकता है बी ने ही ए को उकसाया हो और इस उकसाने के वजह से ए ने बी को मार दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है ए ने जब बी को मारा तब ए की मेंटल कंडीशन ही नहीं सही थी, मे बी ही वॉज इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट एक्ट, ठीक है। तो दीज आर द इलस्ट्रेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाउ कम्स मे प्रेज्यूम। मे प्रेज्यूम में सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अनलेस एंड अनटिल कोई भी बात डिसप्रूव हो चुकी है या फिर मे कॉल फॉर प्रूफ, तो उसे हम मे प्रेज्यूम कहते हैं, ठीक है। मतलब कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है इस चीज को जब तक कि आप इसके कॉन्ट्ररी में कोई फैक्ट ना लेते हैं। नेक्स्ट कम नॉट प्रूव। नॉट प्रूव्ड का मतलब है ऐसा कोई फैक्ट जिसे प्रूव ही नहीं किया गया है, मतलब वो नाइदर प्रूव्ड है नॉट डिसप्रूव्ड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म करता है। नॉट प्रूव्ड ज्यादातर पूछा जाता है, भले आपसे प्रूव्ड नहीं पूछा जाएगा जल्दी, ठीक है, लेकिन नॉट प्रूव्ड हमेशा पूछा जाता है। तो नॉट प्रूव्ड में हो जाता है जिन चीजों को हम प्रूव नहीं कर पाए हैं और ना ही उसे डिसप्रूव कर पाए हैं, ठीक है, मतलब दैट इज इन बिटवीन। नाउ कम्स प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब होता है जिसे हमने प्रूव कर दिया है या फिर कोर्ट मान रही है कि हाँ इट एग्जिस्ट, या उसके एग्जिस्टेंस को इतनी प्रोबेबल मान रही है, ठीक है, और सपोज कर रही है कि हाँ दैट एग्जिस्ट, और उसके एग्जिस्टेंस के बाद उस हम मान रहे हैं कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है और उस बेसिस पर हम कोई एक्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रूव्ड। नाउ कम्स वर्ड रेलेवेंट। सी, रेलेवेंट वर्ड हम कब कब मानेंगे, तो हम आगे के चैप्टर में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट वाले चैप्टर में हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, दोज ऑल थिंग्स आर रेलेवेंट टू अस, ठीक है। नाउ कम्स शैल प्रेज्यूम। शैल प्रेज्यूम का मतलब होता है कि कोर्ट प्रेज्यूम कर लेगी, कोर्ट मान लेगी इस बात को, किसी भी फैक्ट को कोर्ट मान लेने वाली है जब तक कि आप इसे डिसप्रूव नहीं कर देते। ध्यान रखिएगा, until and unless it is disproved, और यहाँ पर मे प्रेज्यूम के मामले में until and unless it is disproved तो है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट। मे कॉल फॉर प्रूफ ऑफ इट हम मे प्रेज्यूम के मामले में देते हैं, एंड शैल प्रेज्यूम के मामले में है अनलेस एंड until it is disproved। ओके, इसी के साथ हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट होता है, दैट वाज डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज आप उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। डेफिनेशन क्लॉज में एक नया एक्सप्रेशन ऐड कर दिया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। सी, जो भी बातें, जो भी डेफिनेशन हमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं मिल रही है, ठीक है, कई सारे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं जिनकी डेफिनेशन हमें यहाँ ना मिले, क्योंकि 2:1 के ए से एल तक हमने डेफिनेशन देख लिया, तो ए से एल तक में सारे डेफिनेशन तो नहीं कवर हो गए, कई सारी चीजें जो हमें नहीं पता चल पाई, तो उसके डेफिनेशन के लिए हम जाएंगे आईटी एक्ट में, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, या फिर भारतीय न्याय संहिता में जाने वाले हैं।
और इन तीनों एक्ट में से किसी भी एक्ट में अगर उस वर्ड की डेफिनेशन दी हुई है तो उस वर्ड की डेफिनेशन हम वहां से असाइन करने वाले हैं। इन 3 एक्ट को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपके एविडेंस एक्ट में कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई डेफिनेशन नहीं दी है, तो हम किस एक्ट से उसकी डेफिनेशन लेने वाले हैं। ये तीनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा और लास्ट ऑप्शन आपका रहेगा ऑल ऑफ द अबव। आपको टिक करना है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नाउ कम्स पार्ट 2 या चैप्टर 2 की हम बात करने वाले हैं। सेक्शन 3 इज टॉकिंग अबाउट द एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है। एविडेंस हम सिर्फ 2 चीजों की देते हैं, एक तो वो फैक्ट इन इशू रहे और या तो वो रेलेवेंट फैक्ट रहे, और किसी भी अदर चीज की हम एविडेंस नहीं देते हैं, ठीक है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। इलस्ट्रेशन में क्या बात कही गई, ए ने ट्रायल करा है फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। ए ने बी की मर्डर कर दी, ए ने बी को मार डाला है बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब, और उसकी ये इंटेंशन थी कि बी की डेथ कॉज करेगा वो। और ट्रायल में क्या क्या फैक्ट इन इशू आते हैं, पहला है कि ए ने बी को बीट करा है विद क्लब, दूसरी बात ए ने कॉज करा है बी की डेथ बाय सच बीटिंग, तीसरी बात की क्या ए की इंटेंशन थी टू कॉज बीज डेथ। 3 इशू हमारे सामने आ गए। पहली बात क्या ए ने बी को मारा है क्लब से, दूसरी बात क्या उसके मारने की वजह से बी की डेथ हुई है, एंड तीसरी बात क्या ए की इंटेंशन थी कि वो बी की डेथ कॉज कर सके, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स के बारे में, इसे हम रेस जेस्टे भी कहते हैं। तो सेक्शन 4 से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। आप बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा इस बार AIB के एग्जाम में फेल हो। आपको पता है कि 52% बच्चे लास्ट टाइम फेल हो गए थे, और हमें उन गलतियों को नहीं रिपीट करना है। वी हैव टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, MCQs बनाते रहिए, डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्लियर हो जाने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।